छोटा सा रिवीजन है रूरल डेवलपमेंट का, आपको हेल्प करेगा। ओनली द टिलर्स ऑफ द सॉइल लिव बाय द राइट। जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, उन्हीं उन्हीं के पास उस मिट्टी का, उस जमीन का अधिकार है। बाकी हम सब तो उन पर डिपेंड है अपने ब्रेड के लिए, खाने के लिए। हमें ये भी पता है कि इंडिया का जो मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल है वो कहाँ रहते हैं बेटा? रूरल एरियाज में। ध्यान देना, उनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, और उनका जो मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो इंडिया की रियल प्रोग्रेस है, सिर्फ वो ग्रोथ नहीं हो सकती, एक्सपांशन नहीं हो सकता इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स का, वो गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए, तब वो एक्चुअल ग्रोथ कहलाएगी। ये एक पहला क्वेश्चन आ सकता है, द आइडिया ऑफ विलेज डेवलपमेंट बीइंग एट द सेंटर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यस, अब गांव को डेवलप करें तो देश डेवलप हो जाएगा। क्यों? उसका बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान देंगे। क्योंकि हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, और हमने उनको इतना प्रोडक्टिव नहीं बनाया है अभी तक। हमारा जो 1/4 ऑफ रूरल इंडिया है वो अभी भी कहाँ रहता है बेटा? गांव देहात में, और वो अभी भी गरीब है। दैट इज वाई हमें डेवलप्ड रूरल इंडिया बनाना है, अगर हम रियल प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो। पहला क्वेश्चन हो गया, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसमें हमें उन एरियाज पे फोकस करना है जहां हम पीछे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ। ठीक है, सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग, जिनमें फ्रेश इनिशिएटिव की जरूरत है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नंबर 1 क्या है बच्चों उसमें? ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप कैसे करते हैं मेरे बच्चों? आप लोग पढ़े हो ना इन चीजों को, लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें देकर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। लैंड रिफॉर्म्स, implementing the land reforms and equitable and distribute the land in equitable form। जो लोकल रिसोर्सेस है उसका बेहतर यूज करें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उन्हें बिजली दें, इरिगेशन दें, ट्रांसपोर्टेशन दें, और नए नए कदम उठाएं, प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। ये कदम उठाने हैं हमको उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये वो एरियाज है, और इसी में अगर हम सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाएंगे, है ना, तो एक्चुअल जो ग्रोथ है वो कहलाएगी। ठीक है, इससे क्या पैदा होगी? प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ऑल दीज मीन्स, ये जितनी चीजें हमने ऊपर प्रोवाइड की, ये दोनों के लिए है, फार्मिंग वालों के लिए भी है, नॉन फार्मिंग वालों के लिए भी है। ठीक है, क्यों दे रहे हैं हम लोग ये चीजें उनको? ऊपर जो 5 चीजें हमने पढ़ी, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। उन्हें अपॉर्चुनिटीज दो कि वो अपने नॉन फार्मिंग सेक्टर को डिवर्सिफाई करें। ठीक है, और तरह तरह के विभिन्न बिजनेस में इन्वॉल्व हो। उन्हें अफोर्डेबल हेल्थ केयर दो, सैनिटेशन दो, वर्क प्लेसेस प्रोवाइड करके दो, है ना, है ना। जो उनका वर्क प्लेस है, होम्स है, एजुकेशन है, वो अफोर्डेबल होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? हेल्थ केयर अफोर्डेबल होना चाहिए, फैसिलिटीज प्रॉपर मिलनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल कर दो, और प्रायोरिटी। ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इनिशिएटिव्स है ना, ये इनिशिएटिव्स है। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन। इट इज ऑब्जर्व्ड इन द अर्लियर चैप्टर दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी वाज डिक्लाइनिंग। यस, जब रिफॉर्म्स आए 1991 में, तो जो शेयर एग्रीकल्चर का वो गिरने लगा, 3% हो गया 1991 से 2012 तक, जो पुराने सालों से भी कम है। 23-24 में जो कंट्रीब्यूशन था जीवीए में एग्रीकल्चर का, उससे रिलेटेड सेक्टर का, वो मात्र 2% था। तो उन्होंने बोला भाई, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो आया ही नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि पैसा ही नहीं है। दे ऑल्सो आर्ग्यू कि बहुत बड़े और रीजंस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों ग्रो नहीं कर पाया और डिक्लाइन कर रहा है जीडीपी में। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब मन हो रहा है काम कर रहे हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं ना एग्रीकल्चर में, इससे और। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है गांव देहात में, सर्विस सेक्टर नहीं है बच्चों, और कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। इसका इम्पैक्ट और कैसे होगा? डिस्ट्रेस बढ़ता है, फिर तकलीफ होती फार्मर्स को और बहुत ज्यादा। बराबर है ना? इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि उनके पास पैसों की कमी है, मार्केटिंग नहीं समझती उन लोगों को, एग्रीकल्चर को कैसे डाइवर्सिफाई करना है वो नहीं आता, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, वो सब चीजें।
क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। एक सेकंड जो चार्ज पे लगा दूँ, खत्म कर दूंगा 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट्स में हमारा पूरा पढ़ के फुल टाइम था। क्लियर? चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। 2 मिनट वेट करें आप लोग। चार्जिंग चालू हो गई। क्रेडिट एंड मार्केटिंग रूरल एरियाज चूज बहुत है थारी की अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की, मार्केटिंग की। देखो, अगर इसको ग्रो करना चाहते हो तो आपको कैपिटल डालना पड़ेगा टाइम टू टाइम। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी बेटा, आपकी भी बढ़ेगी और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स की भी। तो जो टाइम पीरियड होता है, जेस्टेशन टाइम पीरियड, इसके बीच में जो क्रॉप शो करते हैं और उस पर हम बेच के जो पैसा कमाते हैं आफ्टर, वो काफी लंबा होता है, 6 महीने 1 साल का टाइम भी हो जाता है। तो फार्मर क्या करेगा, बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस, डेथ रिलेटेड सेरेमनीज। तो आधे से ज्यादा पैसा तो वहीं चले जाता है बेचारे का। क्लियर है ना? इस वजह से नीड है कि उस जो लंबे पीरियड में रियलाइजेशन ऑफ इनकम के बीच में ये सब हो जाता है ना, कि मुझे सीड्स भी खरीदनी, फर्टिलाइजर्स भी, घर की जरूरत भी देखनी है। द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स ने एक्सप्लॉइट किया स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को, बड़े बड़े इंटरेस्ट पे लोन देके मैनिपुलेट किया अकाउंट्स को, उनको डेट ट्रैप में डाल दिया। एक मेजर चेंज आया 1969 में, जब इंडिया ने सोशल बैंकिंग को अपनाया, मल्टी एजेंसी अप्रोच को लेके आए टू मीट द नीड्स ऑफ रूरल पीपल। बाद में 1982 में हमने नाबार्ड का स्थापना की, जो एक एपेक्स बॉडी है जो पूरे इंस्टीट्यूशंस को कोऑर्डिनेट करती है जो रूरल फाइनेंसिंग पे ध्यान देते हैं। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा हार्बिंगर रहा, मेजर चेंजेस रहे क्रेडिट सिस्टम में। उसने डाइवर्सिफिकेशन किया रूरल क्रेडिट को टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कि भाई वो बनाओ जिससे पैसा आएगा। ये इंपॉर्टेंट था इंडिपेंडेंस वाला। फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, नेमली बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं और रीजनल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। क्या करने वाले हैं ये इंस्टीट्यूशंस, ये इन्फ्यूज करेंगे अच्छा खासा क्रेडिट चीपर रेट्स पर। जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे उतना बेटर है। रिसेंटली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने इस क्रेडिट सिस्टम में जो कमियां थी उसको दूर करने की बहुत कोशिश की, फिल द गैप। ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मल क्रेडिट, ये जो बैंक्स और संस्थाएं थी, ये उतनी नहीं आ पाई जितनी होनी चाहिए थी, एडुकेट नहीं थी, है ना। ये ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए। कौन? ये जो स्ट्रक्चर्ड है फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म। ये सिंस सम काइंड ऑफ कोलेटरल, अब क्या होता है, कोई संस्था अगर आपको लोन देगी तो आपसे कुछ ना कुछ उधारी मांगेगी, सिक्योरिटी मांगेगी, कोलेटरल की जरूरत है। बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं तो वो वैसे ही क्रेडिट नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं। तो जो स्मॉल है ग्रुप्स है, उन्होंने बोला भाई तुम सबसे पहले तो सेविंग हैबिट्स डालो अपने अंदर, मिनिमम कंट्रीब्यूशन करो इस ग्रुप में, वो पैसा तुमको ही काम आएगा बाद में। फिर जो पैसा जमा होगा उसको क्रेडिट दे देंगे उस व्यक्ति को जो नीडी है, और उसको बोलेंगे रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में वापस लौटा दे। सही है ना। बाय 2019 6 करोड़ महिलाएं जो थी मेंबर बन चुकी थी 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और उसमें कितने अब 10 कितना 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप अनदर और ऐड हुए बाद में। ठीक है। उन्होंने एक फंड बनाया कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड करके, रीइनोवेशन फंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाले जो कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है। सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रिफर्ड एज, और क्या बोलते हैं बेटा इनको, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट वुमेंट के लिए बहुत काम किया है, और जो बोरोइंग्स है जो ली जाती है वो सिर्फ बोलो इससे रिलेटेड हो गई या मात्र लिमिटेड होगी कंजम्पशन पर्पस, ना। ये इल्जाम लगाया गया था ना कि नॉर्मली बोरो करके लोग पैसा खर्च कर देते हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये एक इल्जाम लगा सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों पर, मतलब क्यों बेचारे आपको पैसा दिए तो रहे रीजनेबल इंटरेस्ट पर, जो आपसे ही लिया है उन्होंने थोड़ा करके, बट आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। ये इल्जाम लगाया गया इन प्रोग्राम्स पर, ना।
रूरल बैंकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल अप्रेजल, बैंकिंग सिस्टम। अगर आप इसको बढ़ाओगे बैंकिंग सिस्टम को, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा रूरल फार्म्स पे, नॉन फार्म्स पे, आउटपुट पर, इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट। स्पेशली ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो फार्मर्स हैं उनको जो सर्विसेज हैं बैंकिंग सिस्टम की वो मिल रही है, क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, वैरायटी ऑफ लोन मिल रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है उसका? फेमाइंस जो है वो पास्ट की बात हो गई बेटा। अब हमें अचीव करना है फूड सिक्योरिटी। यस सर, सूखा नहीं पड़ना, हाँ फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है। उसके लिए हमें क्या होगा, abundant बफर स्टॉक चाहिए ग्रेन्स का। However, all it is not valid with our banking system. तो प्रॉब्लम कैसी होती देखो, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इनके अलावा अदर जो इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी पैसा जमा करने की आदत नहीं डेवलप कर पाए, मोबाइलाइजिंग लेंडिंग। ठीक है, और पैसा दिया भी जाता है तो रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इनके अलावा कोई सक्सेसफुली नहीं कर पाया है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, क्लियर है? प्रबंधन बफर स्टॉक पड़ा हुआ है और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की जो लिमिट है बाकी संस्थाएं नहीं दे पाई, ये नेगेटिव। लोन डिफॉल्टर्स, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्टर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा है, नहीं दे पाते वो लोग लोन। कई लोग डेलिबरेटली नहीं देना चाहते, बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं। ठीक, तो इसलिए लोगों को लगा भाई क्यों घुसे भाई, हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे गांव देहात में। रिफॉर्म्स क्या किए गए, ऑल द अडल्ट्स आर एंकरेज कि आप अपना ओपन अकाउंट खोलें। कौन सी स्कीम में? जनधन योजना। ये अकाउंट होल्डर्स कैन गेट 1-2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 1-2 लाख का कवरेज। उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी 10,000 की। उनको वेजेस भी मिलेंगे ना, इफ गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स में अंडर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एज पेंशन, अदर सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे उनको। ठीक, ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स, उनको कोई मिनिमम बैंक बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, ये रिफॉर्म्स है। बट क्या हुआ, 50 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोले, इनडायरेक्टली एक सेविंग हैबिट्स आई, वो पैसे को प्रॉपरली फाइनेंशियली यूज किया गया रूरल एरियाज में, है ना। और उसी फंड से बताओ कितना फंड्स मोबिलाइज कर लिया बैंक ने, कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, 2000 करोड़, 2 लाख करोड़ सॉरी। तो अच्छा टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने खुद से पूछा है हाउ फूड ग्रेन्स वेजिटेबल फ्रूट्स वी कंज्यूम कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डेफिनेटली पूछा तो है, आज पूछ रहा हूँ। द मैकेनिज्म थ्रू विच ये हमारे तक पहुंचते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है ना, आप चीजों को असेंबल करते हो, जोड़ते हो, स्टोर करते हो, प्रोसेस करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, पैक करते हो, ब्रीडिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। सही, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना। इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या है? जब ये लोग पहले बेचते थे ट्रेडर्स को तो वेट सही नहीं निकलता था, अकाउंट्स मैनिपुलेट होते थे, ये ट्रेडर्स लोग बेवकूफ बनाते थे। फार्मर्स के पास में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी प्राइसेस को लेकर जो मार्केट में चल रहे हैं, तो कम प्राइस पर बेचते थे बेचारे। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती थी उन लोगों के पास में, तो फिर खराब हो रहा है सामान तो कम प्राइस पर बाद में बेचना पड़ेगा। क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इंटरवीन बिकम नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। क्या किया सरकार ने प्राइवेट ट्रेडर्स को रेगुलेट करने के लिए? फर्स्ट स्टेप, मार्केट को रेगुलेट किया, प्रॉपर ऑर्डर बनाया, ट्रांसपेरेंट किया मार्केट को। ये जब सरकार इन्वॉल्व हुई तो ये पॉलिसी बेनिफिट की फार्मर्स को एज वेल एज कंज्यूमर। ठीक है, हाउएवर बोलता है देयर इज स्टिल अ नीड टू डेवलप। कितने मार्केट और डेवलप करना है हमको? रूरल पीरियड 27,000 मार्केट डेवलप करना है। हाँ, इतना पोटेंशियल है कि इतने और मार्केट्स डेवलप किए जा सकते हैं जो रेगुलेटेड किए जाए गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड, तो पहला काम ये किया आपने। दूसरा, अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउस, गोडाउन्स। जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है, जो ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल कर सके। मतलब कमियां बता रहे हैं अपन कि सरकार कर भी रही है, कुछ कमियां भी है। ऑपरेटिव मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। फेयर प्राइसेस मिलते हैं आपको इस पर, है ना। नॉर्मली कहां से स्टैब्लिश हुए? मिल्क कोऑपरेटिव्स। कहां पर? सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप कौन सी धरती से? गुजरात की धरती से। फिर बाकी जगहों पर इसको स्प्रेड किया गया। ठीक है, हाउएवर कोऑपरेटिव्स हैव रिसीव्ड अ सेटबैक। क्यों? इसमें फार्मर्स नहीं है, मेंबर्स। लिंक नहीं है, अप्रोप्रिएट लिंक नहीं बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग। क्या मार्केट करना है, क्या प्रोसेस करना है, इनके बीच में, यानी एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, प्रोसेसिंग होती है, तो इनके बीच में लिंक नहीं बैठ पा रही है। और फाइनेंशियल पैसों की भी कमी है, क्लियर है ना। कोऑपरेटिव्स आया बट वो
फार्मिंग को और रूरल सेक्टर्स को उतना बेनिफिट नहीं दे पाए इन कमियों की वजह से, जो लिखी हुई है तीनों। फोर्थ एलिमेंट क्या बेटा? बोलो। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। चार हो गए ना, चार एलिमेंट्स हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहे हैं प्राइवेट ट्रेडर्स को चार एलिमेंट्स के थ्रू। पहला अपन ने पढ़ी है पॉलिसी वाला, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग। सबसे पहले क्या सेटअप करना होगा सरकार को? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस मेंटेन किया जाए एफसीआई के द्वारा। डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए फूड ग्रेन्स और शुगर का थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दीज इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? इनकम क्या है? इनकम को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट अभी गरीब आदमी को सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए। क्लियर है? अरे बोलो। ये सब मेंटेन होगा तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा ना, पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दिक्कत नहीं होगी गरीब आदमी को। इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, तो हम लोग जरूर पढ़ लेंगे कि सरकार ने इतना इन्वॉल्व हुई प्राइवेट ट्रेडर्स में, है ना, फिर भी इन लोगों का बहुत ज्यादा देखो डोमिनेंस है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आज भी जो लार्ज शेयर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो ये लोग हैंडल करते हैं, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का तो बहुत लंबा सफर तय करना है अभी। ठीक है, क्लियर है? ये मार्केटिंग चैनल से बेटा कहाँ कहाँ से आप मार्केट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बेचोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे। इतनी मंडी है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हदसपुर मंडी, पुणे, रैथू बाजार। क्वेश्चन आ सकता है फ्रूट मार्केट्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड उजावड़ संडीज। फार्मर मार्केट्स इन तमिलनाडु। पूछ सकता है ना कौन कौन से चैनल्स है वहां का थ्रू। मल्टी नेशनल फास्ट फूड चेन्स बनाई गई, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किए गए, अलायंसेस किए गए फार्मर्स के साथ में टू फार्म प्रोडक्ट वेजिटेबल फ्रूट्स एक डिजायर्ड क्वालिटी का, बाय प्रोवाइडिंग। उनको सिर्फ सीड्स ही नहीं दी गई, बाकी इनपुट भी दिए गए कि आप बनाओ बढ़िया, देश के बाहर भी बेचेंगे इसको प्री डिसाइडेड प्राइस पर ना। आगे जाके नहीं तो लूट मारी हो जाती है, पहले से प्राइस डिसाइड रहे कितने में बेचेंगे, बढ़िया आपको पैसे मिलेंगे। इट इज आर्ग्यूड दैट सच अरेंजमेंट विल हेल्प इन। बोलो बेटा, अब ये सब किया गया जुगाड़, रिस्क कम हो गया ना फार्मर्स के लिए, वो अपने मार्केट को एक्सपांड कर पाए। क्लियर? इनकी तो इनकम नहीं बढ़ती, बड़ा मुश्किल है, डिवाइड होते हैं, बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, वो जल्दी ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी को लेकर स्मॉल फार्मर्स। फिर ये डाइवर्सिफिकेशन है बेटा, इसमें भी सवाल आ सकता है व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, वेरी गुड, और शिफ्ट ऑफ वर्क फोर्स। एग्रीकल्चर से आ जाओ कहां पर? अदर एक्टिविटीज में, लाइफ स्टॉक्स करो, पोल्ट्री करो, फिशरीज करो, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाओ। ये अलाइड है, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में कंस्ट्रक्शन है एंड ऑल दैट। ये और भी तो आ सकते हो ना, डाइवर्सिफाई करो अपने आप को, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करो, कमर्शियल क्रॉप बनाओ, ट्रेडिशनल क्रॉप मत बनाओ। नीड क्यों है? अगर सुनना मेरी पूरी बात, अगर सिर्फ इस पे डिपेंड रहेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क होगा जीवन जीने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? नए नए एरियाज आपको दिखाता है, उससे रिस्क कम होता है, कि सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। और एग्रीकल्चर जो है वो मोस्टली कौन से सीजन में होता है? खरीफ सीजन में। बाकी टाइम क्या करोगे ना आप? रबी सीजन में क्या करोगे? जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी कम होती है, तो फिर वहां एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? तो आपको अलाइड एक्टिविटीज में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या नॉन फार्मिंग सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो अदर सेक्टर में जाओगे तो एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपको, अच्छी खासी इनकम मिलेगी। क्लियर है? अपना पॉवर्टी से और जो ट्रिबुलेशन से से बाहर आ सकते हो। So there is a need to focus on allied activities, non-farming sectors, and other emerging alternatives of livelihood for sustainable development. Easy है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन वाला। मतलब वैसे ही एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड है, तो जो मेजर पोर्शन है इंक्रीजिंग लेबर फोर्स का, उसको कुछ जॉब ढूंढना पड़ेगा, तो जॉब ढूंढना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लेंगे, यहाँ दिया हुआ है। नॉन फार्मिंग जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो कहाँ पर आती है, यहाँ पर दिया हुआ है, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, महिलाएं एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जो मैन है वो नॉन फार्मिंग सेक्टर में जाता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। फिर एनिमल हस्बेंड्री इसके बारे में दिया हुआ है, पोल्ट्री अकाउंट्स क्या होते हैं, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। को नहीं यहाँ से चीजें पूछेगा। एनिमल हस्बेंड्री क्या करेगा? मिक्स क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी। ये 70 मिलियन स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स और लैंड फार्मर्स को लाइवलीहुड देता है। इसमें महिलाएं बहुत काम करती हैं। पोल्ट्री अकाउंट से 4th लार्जेस्ट शेयर है दुनिया में हमारा, 61%, फॉलोड बाय अदर्स। इसमें कैमल्स हैं, एसेस हैं, हॉर्सेस हैं, पोनीज हैं, बुल्स हैं, 303 मिलियन कैटल्स हैं, और बाकी सब बफेलोज हैं। डेयरी प्रोडक्ट में काफी कंट्रीब्यूट किया इन लोगों ने।
मैस मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हुआ है 12 टाइम्स बिटवीन दिस ईयर। इसमें जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ऑपरेशन फ्लड का रहा, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा बेटा। ऑल द फार्मर्स कैन पूल देयर मिल्क प्रोडक्शन, है ना, सब एक जगह पर बनाओ, प्रोडक्शन करो, ग्रेडिंग करो क्वालिटी के हिसाब से, उसको प्रोसेस करो, उसको मार्केट करो थ्रू सेंट्रलाइज सिस्टम। उससे आपको अच्छा खासा प्राइस मिलेगा, अच्छी खासी इनकम मिलेगी। गुजरात जो है वो सक्सेस स्टोरी है मिल्क कोऑपरेटिव्स के लिए, और जो बाकी बाकी स्टेट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करना चालू कर रहे हैं। पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कौन से स्टेट किस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एनिमल हस्बेंड्रीज ध्यान से पढ़ लेंगे अब इसको, ठीक है। ये पूरे एनिमल हस्बेंड्री के क्या बेटा सेक्टर, मैंने ऊपर जो पढ़ा है वो नीचे है बस, और कुछ नहीं। फिशरीज है, इसमें वाटर बॉडीज, क्या बोलते हैं, वाटर बॉडी, मदर और प्रोवाइडर। भाई क्या क्या नहीं देता हमको, पानी, पानी से तो जीवन है। सी, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स आ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल और लाइफ गिविंग सोर्स है फिशिंग कम्युनिटी के लिए। सही है। क्यों हमें फिशरीज को डेवलप करना होगा, बोले बेटा, ये तो सरकार हमें फंड दे, नई टेक्नोलॉजी दे फिशरीज और एग्रीकल्चर के लिए। जो इनलैंड सोर्स है कंट्रीब्यूट कितना बेटा, हमारे देश के अंदर ही कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल फिश प्रोडक्शन है 65%, है ना। मराइन सोर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करता है नाव के थ्रू, नाव जहाजों के थ्रू 35 टोटल प्रोडक्शन। जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.9। कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग फिश स्टेट है, ये सब नाम लिखे हुए हैं, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उसके बाद बच्चे चैलेंजेस क्या हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, लो अर्निंग्स है, लिटरेसी है, उधारियां बहुत ज्यादा है, और मार्केटिंग, मार्केटिंग में वो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है इसमें। महिलाएं 60% कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसकी मार्केटिंग में, और फोर्स में, ठीक है, मतलब बाहर एक्सपोर्ट मार्केटिंग में। और देश के अंदर कितनी महिलाएं, इंटरनल काम के लिए कितनी महिलाएं 40%। अगर 100 महिलाएं तो 60 एक्सपोर्ट में काम कर रही हैं, 40 देश के अंदर काम कर रही हैं। और क्रेडिट फैसिलिटीज की बहुत नीड है, कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ानी पड़ेगी आपको इनके लिए। कितना बढ़िया है, लिख के आ जाओ, बढ़िया जोरदार। हॉर्टिकल्चर आराम से पढ़ें, हॉर्टिकल्चर तो निपटा सकते हो ना तुम लोग। हॉर्टिकल्चर क्या होता है करके, अपन क्या वेरिंग अलग क्लाइमेट से, अलग अलग सॉइल कंडीशन से, तो आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, जैसे कि फ्रूट्स अलग, वेजिटेबल्स अलग, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन। ये अलग अलग प्रकार के फूड और न्यूट्रिशन देते हैं, और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। हॉर्टिकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर में, 1/3 वैल्यू, और जीडीपी में कितना 6%। वाओ, इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर है बेटा, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स में, लाइक मैंगोज, बनानास, है ना, वर्ल्ड लीडर है हम लोग, बिल्कुल सर। अलग अलग मौसम में अलग अलग फ्रूट्स, दैट इज हॉर्टिकल्चर, वैराइटी ऑफ फ्रूट्स, वैराइटी ऑफ स्पीसीज क्रॉप्स की। सेकंड लार्जेस्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर्स जो हॉर्टिकल्चर में है वो इंप्रूव हुई है, उनका बहुत बड़ा मीन्स हो गया ये लाइवलीहुड, और स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस का। फ्लावर्स है बेटा, जो नर्सरी नहीं, झाड़, बीज प्लांटेशन आपने देखा होगा, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, प्रोपोगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट प्रोसेसिंग आर हाईली रेम्यूनरेटिव। इसमें ही बहुत पैसा है जम के। नंबर्स बहुत ज्यादा है, जैसे बोला ना, ये बहुत ज्यादा हमारा लाइफ स्टाइल पॉपुलेशन, बट इसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो हमें अगर इसको आगे बढ़ाना है तो हमें टेक्नोलॉजी और प्रमोशन करना पड़ेगा इसका। गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, लिव स्टॉक नंबर्स में जानवरों के थ्रू जो हम लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, अच्छे ब्रीड्स एनिमल्स को यूज करना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी के लिए। वेटरनरी केयर, क्रेडिट फैसिलिटीज, इसको स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स को, स्पेशली लैंडलेस फार्मर्स को, उनकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी लाइवलीहुड की, है ना। क्या देना पड़ेगा उनको, अपने को क्या देना, उनको लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज आर ऑलरेडी इंक्रीज सब्सटेंशियली। क्लियर। अरे बोलो यार, ये पूरा चैप्टर ही हमने रिवाइज कर लिया। ये ना, थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये जानवरों को केयर की बात कर रहा है, वेटरनरी केयर में क्रेडिट फैसिलिटी, जानवर लाइफ स्टॉक मतलब जानवर, तो उनको आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट कैसे करना है, वैक्सीनेशन, रेगुलर चेकअप, पोषण क्या देना, खाना क्या देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू ओवर फिशिंग, पोल्यूशन नीड टू बी रेगुलेटेड। कोई वेलफेयर प्रोग्राम चलाओ फिशिंग कम्युनिटी के लिए, लॉन्ग टर्म गेन्स दे उनको, सस्टेन करे लाइवलीहुड को। हॉर्टिकल्चर जो है वो इमर्ज सक्सेसफुल लाइवलीहुड ऑप्शन आ चुका है आज,
उसको इंकरेज करो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करो, इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट फैसिलिटीज, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजी। ये अदर अल्टरनेटिव्स है। आईटी सेक्टर के बारे में दिया हुआ बेटा, अब अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, बढ़िया। आईटी सेक्टर ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है देश को, क्रिटिकल रोल प्ले करता है देश की डेवलपमेंट में, फूड सिक्योरिटी में। गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है कहाँ पर फूड की कमी आने वाली है, वल्नरेबिलिटी है। जानकारी का अभाव हमारे पास नहीं है ना, आज हम इंफॉर्मेशन के थ्रू कुछ भी पता कर सकते हैं। जैसे एलपीजी वाला इशू आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं चीज़ों को और इमरजेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर भी हुआ है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है, प्राइसेस के बारे में जानकारी होती है आज किसान को, सॉइल कंडीशंस के बारे में आज जानकारी हो जाती है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। तो जो आईटी है बाय इटसेल्फ नो कैटलिस्ट ऑफ चेंज, बट इट कैन एक्ट एज ए टूल। ये चेंज लाएगा नहीं, बट ये टूल है, आप इससे चेंज ला सकते हो ना, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। ये रोजगार भी पैदा करेगा रूरल एरियाज में। क्लियर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इजी है, मैं ऑलरेडी इसका बेनिफिट्स, इसमें क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इस वाले चैप्टर का ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो सस्टेनेबल वाले का नहीं, इस वाले का, ठीक है। क्लियर, ये ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग। आई थिंक इट्स फिनिश, ये डन हो गया अपना, ऑर्गेनिक फार्मिंग रह गया है, बाकी सब डन कर दिया अपन ने, है ना। अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं और उसमें हेल्थ का भी इशू होता है। कन्वेंशनल जो पुराने जमाने के एग्रीकल्चर थे वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे फर्टिलाइजर्स पे और पेस्टिसाइड्स पर। जो फूड सप्लाई बना रहे हैं ना, उससे क्या होगा, वाटर रिसोर्स में भी मिल रहा है, जानवरों को भी नुकसान करता है, फिर वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर ना सॉइल की क्वालिटी को भी गिराता है और एक इकोसिस्टम को बेसिकली डेवास्टेट करता है। अगर आप डेफिनेटली कोई फर्टिलाइजर मिलाएंगे, केमिकल मिलाएंगे, टॉक्सिक पेस्टिसाइड मिलेंगे तो दिक्कत तो होगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ जो इको फ्रेंडली हो, जो डेवलपमेंट को सस्टेन करे। इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ये रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है, एनहांस करता है किसको, इकोलॉजिकल बैलेंस को। ये ऑर्गेनिक, बेसिकली देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है अपने को पूछ सकते हैं, यस सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स अ मींस टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट थे, जैसे एचवाईवी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनको लॉजिकल ना विद लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स, हम लोकल चीजों से बना सकते हैं जो चीप है ना, जो जेनरिक गुड रिटर्न्स देते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। चीप बनेगा तो आप ज्यादा प्राइस पर बेच के ज्यादा पैसे कमा पाओगे। तो ये सब चीजें महंगी आती थी ना जो पहले वाले इनपुट थे, इनकम भी कमा के देगी आपको अच्छा खासा, इवन एक्सपोर्ट्स के थ्रू। ऑर्गेनिक मतलब भाई हेल्दी नेचुरल फूड, क्या दिक्कत है उसमें, उसमें लिखा ना बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है केमिकल के कंपैरिजन में, हेल्दी फूड्स होते हैं। अब वो बोल रहे हैं इसमें लेबर इनपुट ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर मोर लेबर इनपुट देन कन्वेंशनल, इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार मिलेगा। पेस्टिसाइड फ्री है तो एनवायरमेंट को सस्टेन करेगा, खराब नहीं होगी ना, जमीन खराब नहीं होगी, सॉइल खराब नहीं होगा, झाड़ खराब नहीं होंगे, पेड़ खराब नहीं होंगे, फसल खराब नहीं होगी। इसको पॉपुलराइज करना है हमको अवेयरनेस के थ्रू, है ना, कि लोग खुद आए और अडेप्ट करें इस टेक्नोलॉजी को, वो सकता है एडवांटेज। इसकी कुछ कमियां भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आज भी हमारे देश में, मार्केटिंग नहीं है कि क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमको लोगों को बताना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। जो इसमें जो रिटर्न्स मिलते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, yields from organic farming are less than modern agriculture farming in the initial years. इनिशियली थोड़ा सा आपको कम पैसा मिलता है क्योंकि टाइम लगता है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है और ये लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। ये उन्हीं को फायदा होगा जो बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और प्रोड्यूस में ऑल्सो हैव मोर लेमिनेशन, शॉर्टर शेल्फ लाइफ, इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, जल्दी खराब हो जाता है सामान, है ना। मोreover choices production of off season crop is quite limited, इसमें कौन सा क्रॉप बना है उसकी चॉइस भी क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। नेवरदलेस सस्टेन करेगा एग्रीकल्चर को, एक एडवांटेज है हमारे पास में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम यहाँ भी बेच सकते हैं और बाहर भी बेच सकते हैं। क्लियर है, तो ये कंक्लूजन है, इसको पढ़ के खत्म कर दें, ठीक है, चलो डन। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, थैंक यू।